शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एडिटेक, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? ऐप्स, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसकी कहानी सैकड़ों साल पुरानी है और इतनी जबरदस्त है कि आप हैरान रह जाएंगे, तो चलिए आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एडटेक कोई नई चीज है, 21वीं सदी की देन, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम एडटेक के इसी चौंका देने वाले लंबे इतिहास को खंगालेंगे। और ये सिर्फ आज की डिजिटल दुनिया की बात नहीं है, ये तो सीखने की हमारी सदियों पुरानी जो खोज है, ये इसकी कहानी है। मतलब ये हमारी ही कहानी है। सीखने को और बेहतर बनाने की इस पूरी खोज को हम 4 बड़े हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑडियो विजुअल फेज, जहां हमारी इंद्रियों पर फोकस था। फिर हम गोता लगाएंगे साइबरनेटिक फीडबैक लूप की दुनिया में। उसके बाद जानेंगे पर्सनलाइज्ड लर्निंग मशीन्स के बारे में। और आखिर में हम पहुंचेंगे आज के कनेक्टेड यानी आईसीटी वाले दौर तक। तो शुरू करें। एक बात साफ कर लेते हैं, ये कहानी सिर्फ गैजेट्स की नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी है हमारी उस जिद की, उस इच्छा की, जिससे हम सदियों से चली आ रही पढ़ाई लिखाई की मुश्किलों का हल ढूंढते आए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले फेज से। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो ये कि जो बड़े बड़े आइडियाज होते हैं, जो दिखते नहीं, उन्हें स्टूडेंट्स के लिए ठोस और समझने लायक कैसे बनाया जाए। इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, हमारी ही इंद्रियों में, हमारे सेंसेस में छिपा था। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं था। 1600s में जे कॉमेनियस, जिन्होंने पहली विजुअलाइज्ड बुक्स में से एक बनाई थी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भाई सीखने में तस्वीरों का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल आने से पहले ही उन्हें देखकर चीजों को समझने लगें। वो जानते थे कि जो दिखता है उस पे यकीन करना आसान होता है। तो इस फेज का पूरा निचोड़ यही था कि सीखने में एक से ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल हो। चाहे वो ऑब्जेक्ट मेथड हो, जहां बच्चे चीजों को असल में छू कर और देख कर सीखते थे, या फिर बाद में 20वीं सदी में रेडियो और फिल्मों का जो जादू चला। मकसद हमेशा एक ही था, सीखने को ज्यादा असरदार और यादगार बनाना। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं दूसरे फेज पर। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, दुनिया में उथल पुथल मची थी, और यहाँ एक नई, बहुत जरूरी समस्या सामने आई। सोचिए, जब टीचर पास में न हो तो सीखने वाले को कैसे पता चलेगा कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत? इसी एक सवाल ने एक बिल्कुल नई, क्रांतिकारी तकनीक को जन्म दिया। इस मुश्किल का हल निकला साइबरनेटिक्स की साइंस से, जिसे नॉर्बर्ट वीनर ने दुनिया के सामने रखा। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है फीडबैक। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सिस्टम अपनी ही काम को देखकर, अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधारता है। यहीं से स्मार्ट मशीनों का आइडिया शुरू हुआ। तो ये जो फीडबैक लूप है, ये 3 आसान लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले ये सिस्टम को एक लक्ष्य की तरफ धकेलता है। दूसरा, ये लगातार चेक करता है कि कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे। और तीसरा, अगर भटकाव मिलता है तो ये उसी जानकारी का इस्तेमाल करके बूम, सिस्टम को वापस सही रास्ते पर ले आता है। सिंपल है ना? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका, अपने घर का फ्रिज सोचिए। उसके अंदर जो थर्मोस्टैट लगा है, वो लगातार टेम्परेचर चेक करता है ना? और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, वो कूलिंग सिस्टम को फीडबैक देता है कि भाई चालू हो जाओ। बस यही कमाल का सिद्धांत फिर शिक्षा में भी लागू किया गया। तो फीडबैक के जबरदस्त आइडिया ने हमें पहुंचाया तीसरे फेज में। अब एक और नया और भी बड़ा सवाल सामने था। सवाल ये था कि क्या हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो सिर्फ फीडबैक ही न दे, बल्कि हर स्टूडेंट की अपनी ज़रूरतों को समझे और उसे अपनी रफ्तार से सीखने का मौका दे। और इसका जवाब मिला टीचिंग मशीन्स के रूप में। इसका क्रेडिट जाता है बीएफ स्किनर के रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल सिद्धांतों को और सिडनी एल प्रेसी जैसे दूर की सोचने वाले इन्वेंटर्स को, जिन्होंने 1924 में ही पहली टीचिंग मशीन बना डाली थी। सच में ये लोग अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। ये मशीनें भी मोटी मोटी 2 तरह की थीं। एक जिसमें स्टूडेंट को खुद जवाब लिखना या टाइप करना होता था, ये उनकी याददाश्त का असली टेस्ट था। और दूसरी थी मल्टीपल चॉइस वाली, जिसमें वो दिए गए ऑप्शंस में से एक चुनते थे। इससे हर किसी के लिए सीखने का एक अलग अपना रास्ता बन सकता था। तो इन मशीनों का फायदा क्या था? सबसे बड़ा फायदा तो ये था कि फीडबैक तुरंत मिलता था। हर कोई अपनी स्पीड से आगे बढ़ सकता था।
और सीखने वाला सिर्फ बैठा बैठा सुन नहीं रहा था, बल्कि उसे एक्टिव होकर हिस्सा लेना पड़ता था। इसने सीखने को एक बहुत ही एक्टिव और मजेदार एक्सपीरियंस बना दिया। और ये सफर हमें ले आता है आज के दौर में, यानी चौथे फेज में। जैसे इंटरनेट आया, गेम ही बदल गया। अब चुनौती ये नहीं थी कि फीडबैक कैसे दें, अब चुनौती थी कि ज्ञान के इस अथाह समंदर को हर किसी के लिए, हर जगह कैसे पहुंचाया जाए। इस फेज के टूल्स, अरे ये तो हम सब जानते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट, मल्टीमीडिया, वेबसाइट्स और अब तो हमारे हाथ में ही मौजूद मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन चीजों ने सच में पढ़ाई लिखाई के तरीके और उसकी पहुंच में एक क्रांति ला दी है। और इन्हीं टूल्स की वजह से सीखने के बिल्कुल नए नए रास्ते खुले। जरा सोचिए, ऑनलाइन क्लास से लेकर वर्चुअल वर्कशॉप्स तक। अब पढ़ाई किसी स्कूल या कॉलेज की चार दीवारी में कैद नहीं रही, ये अब ग्लोबल हो गई है, तुरंत हो गई है और सबके लिए हो गई है। तो हमने इन 4 फेजेस का ये जो जबरदस्त सफर तय किया है, इंद्रियों को जगाने से लेकर फीडबैक लूप तक, फिर पर्सनल मशीनों से लेकर आज के कनेक्टेड क्लासरूम तक, ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अब आगे क्या? अगला फेज क्या होगा? देखिए, इस पूरे सफर का सबसे जरूरी सबक ये है कि एडटेक का विकास सिर्फ बेहतर गैजेट्स बनाने के बारे में नहीं है। असल में ये कहानी है हमारी अपनी समझ के विकास की, कि हम इंसान सीखते कैसे हैं। हर एक फेज ने हमें सीखने की प्रक्रिया के बारे में कुछ नया और कुछ बहुत गहरा सिखाया है। और यही बात हमें आज की सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो सीखने के अनुभव को इतना ज्यादा पर्सनल और रियल बना सकती हैं, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या हम एडटेक के एक बिल्कुल नए 5वें दौर की दहलीज पर खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिखेंगे।